अबाउट द कि साउंड्स को भी एक मीडियम चाहिए, राइट। फिर हम अपने ईयर से साउंड्स को सुन सकते हैं, कैसे सुन सकते हैं वो हमने डिस्कस कर चुके हैं कि एयर ड्रम में वाइब्रेशन होती है, फिर वेव्स के थ्रू हमारे ब्रेन में जाती है वो वाइब्रेशन, ब्रेन हमारा डिटेक्ट करता है कि कौन सी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, राइट। तो ये हम टॉपिक आगे डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन क्या होता है, आज हम शुरू करेंगे ऑस्किलेटरी मोशन। आपको पता होगा, मैंने एक वाइब्रेशन आपको समझाया था, उसमें एक टर्म यूज हुई थी टू एंड फ्रो, ठीक है। उससे थोड़ा मिलता जुलता ही होता है, बस इनमें क्या होता है, इनमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है, बाकी ये ऑस्किलेटरी और वाइब्रेशन आपस में मिलते जुलते ही। क्लियर। देखिए, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज ऑस्किलेटरी मोशन। एक जो ऑब्जेक्ट है कितना आगे जा रहा है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट में जो वाइब्रेशन हो रही है कितनी आगे हो रही है, कितनी पीछे हो रही है, ठीक है, वो उसका होता है ऑस्किलेटरी मोशन। एक जो मेरे पास गिटार है, कुछ भी है, तो उसमें जो वाइब्रेशन हो रही है कितनी आगे हो रही है, ठीक है, कितनी पीछे हो रही है, वो उसका ऑस्किलेटरी मोशन होता है, ठीक है। सो एग्जांपल देखो, मेरे पास एक झूला है, ठीक है, झूला अपनी मेन, ये उसकी मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन उसकी ये मेन पोजीशन से आगे जाएगा, ठीक है, फिर वापस आता है, फिर पीछे की तरफ जाता है, फिर वही मेन पोजीशन पे वापस आता है, ठीक है। मेन पोजीशन से आगे की तरफ जा रहा है, फिर वो मेन पोजीशन पे आ रहा है, फिर मेन पोजीशन पीछे की तरफ जा रहा है, फिर वो मेन पोजीशन पे आ रहा है। मतलब अपनी वो मेन जो उसकी पोजीशन है उससे वो आगे जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर पीछे जा रहा है, फिर वहां पे ही आ रहा है, वो उसका ऑस्किलेटरी मोशन होता है। अपनी मेन पोजीशन से आगे की तरफ जाना, फिर उसके बाद अपनी मेन पोजीशन से पीछे की तरफ जाना, ठीक है, वो उसका क्या होगा, ऑस्किलेटरी मोशन है। जब इतना वो, जैसे जब वो अपनी मेन पोजीशन से आगे की तरफ गया है, फिर वो वापस आया, फिर वो पीछे की तरफ गया, फिर वो अपनी मेन पोजीशन पे वापस आ गया, उसने एक ऑस्किलेटरी मोशन को कंप्लीट करा है, उसमें सिर्फ उसने एक ऑस्किलेटरी मोशन को कंप्लीट करा है। क्लियर। ये सब आपको माइंड में याद रखना होगा। इसमें उसको मेन पोजीशन से आगे की तरफ जाना है, पीछे की तरफ आना है, फिर उसने वापस वहां पे ही आ जाना है। तब जब वो वापस आ जाएगा तभी उसका एक ऑस्किलेटरी मोशन कंप्लीट होता है। क्लियर। देखो वही था टू एंड फ्रो का मीनिंग आगे और पीछे। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज ऑस्किलेटरी मोशन। क्लियर। अपनी में बार बार रिपीट करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे रिलेटेड ही आगे सब कुछ है, इसलिए ये टर्म क्लियर होगी तो ही आगे कुछ कर पाओगे। एक झूला देखते हो, झूला देखा, ठीक है, घर पे झूला यूज करते हैं, स्विंग यूज करते हैं, वो कैसे अपनी जहाँ पे वो मेन है वो आगे की तरफ जा रहा है, फिर वहां पे आ रहा है, फिर वो पीछे की तरफ जा रहा है, फिर वो आगे आ रहा है, ठीक है, फिर वो अपनी मेन पोजीशन पे ही आ जाता है, आगे की तरफ गया, पीछे की तरफ गया, मेन पोजीशन पे आ ही जाता है। क्लियर। जब वो मेन पोजीशन पे फिर से आ गया है तब उसका एक ऑस्किलेटरी मोशन कंप्लीट हो जाता है। ओके। उसके बाद है नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो इसमें आप ये तो मैंने आपको एक झूले का एग्जांपल दिया, ठीक है, इसमें पर मेनली आप वाइब्रेशन साउंड का चैप्टर कर रहे हैं तो मेन वाइब्रेशन से रिलेटेड है कि जो वाइब्रेशन कितना आगे जा रहा है, फिर कितना पीछे जा रहा है, फिर वापस वहां पे ही आ जाता है, तो वो उसका ऑस्किलेटरी मोशन हो जाता है। फिर नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, द नंबर ऑफ ऑस्किलेटरी मोशन पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। वो कह रहा है कि नंबर ऑफ कितने ऑस्किलेटरी मोशन, कितना वो ऑस्किलेटरी मोशन कर रहा है, कितने नंबर्स का वो ऑस्किलेटरी मोशन कर रहा है, कितने सेकंड में, पर सेकंड में कितने टाइम वो ऑस्किलेटरी मोशन कर रहा है, मतलब कितने पर सेकंड में कितनी बारी वो आगे जा रहा है, कितनी बारी वो पीछे जा रहा है, कितनी बारी वो आगे पीछे वाइब्रेट कर रहा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, आपने गिटार देखा होगा, गिटार की जो स्ट्रिंग होती है, ठीक है, जो स्ट्रिंग है वो कितनी बार पर सेकंड में कितनी बारी आगे जाती है, कितनी बारी पीछे जाती है। एक वो पर सेकंड में ही 50 to 60 टाइम्स आगे जा रही है, 50 to 60 पीछे जा रही है, मतलब टू एंड फ्रो कर रही है, ऑस्किलेटरी कर रही है। इसका मीनिंग वही हुआ कि पर सेकंड में कितने टाइम वो, कितने नंबर्स वो
वाइब्रेट कर रहा है आगे की तरफ और पीछे की तरफ। ओके, देखो यदि उसका 60 टू 50 to 60 टाइम्स वो कर रहा है तो वही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। यदि वो उसकी स्प्रिंग है वो 1 सेकंड में 50 to 60 टाइम्स आगे पीछे हो रही है, वही उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। क्लियर, फ्रीक्वेंसी समझ में आया। फ्रीक्वेंसी रिलेटेड है ऑस्किलेटरी मोशन से कि 1 सेकंड में कितने टाइम वो ऑस्किलेटरी मोशन हो रहा है, मतलब कितने टाइम वाइब्रेशन हो रही है आगे और पीछे की तरफ 1 सेकंड में, पर सेकंड में। हाँ, ओके, इतना आपको लर्न करना है। फिर उसके बाद जो S1 यूनिट है, जो यूनिट को मेजरमेंट करना है वो किस में हम करते हैं, हर्ट्ज में करते हैं। ठीक है, फर्स्ट H बड़ा, स्मॉल, Z छोटा, इसको ऐसे हम लिखते हैं H बड़ा और Z स्मॉल, राइट। HZ हर्ट्ज में हम कैलकुलेट करते हैं किसके, S1 यूनिट की, किसकी, फ्रीक्वेंसी की। आपको कोई पूछे फ्रीक्वेंसी की S1 यूनिट क्या है तो आप लिखोगे HZ हर्ट्ज। ओके, फिर उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी क्लियर होगी तो ये एम्पलीट्यूड समझ में आएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्लियर होगी आपको। ये आप इस वीडियो को आपको 2 से 3 बार देखना है तो ये टॉपिक क्लियर होगा, अदरवाइज ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा। ओके, तो देखो अब एम्पलीट्यूड क्या होगा। एम्पलीट्यूड हम किसको बोलेंगे, अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन वाइब्रेशन, मतलब जो वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है, वो पहले हमने फ्रीक्वेंसी में स्पीड की बात कर रहे थे, कितनी स्पीड से वो आगे और पीछे जाता है। ठीक है, तभी हम उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल पा रहे हैं, कितनी स्पीड से वो ऑसिलेशन हो रहा है पर सेकेंड में। पर इसमें एम्पलीट्यूड में कितनी ऊंचाई से वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वाइब्रेशन का, जिस ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन हो रही है वो कितनी ऊंचाई से ऊपर नीचे कर रहा है। ठीक है, मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग पता है, अपना प्लेस छोड़ के दूसरे की प्लेस में जाना, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा है अपने मेन पोजीशन को छोड़कर, वो कितनी ऊंचाई से ऊपर जाता है, कितनी ऊंचाई से नीचे आता है, वो उसकी क्या होती है, वो उसका एम्पलीट्यूड होता है। देखो, अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन वाइब्रेशन, जब डिस्प्लेसमेंट हो रही है, अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसमें, वाइब्रेशन में। अब आप देखो, आपने गिटार की स्ट्रिंग देखी होगी, जो मोटी स्ट्रिंग होती है उसमें जब वाइब्रेशन होती है, उसकी जो वाइब्रेशन बहुत ऊंचाई से ऊपर जाती है, ऊंचाई से ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई, तो वो क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, हाई। क्लियर। फिर जो गिटार की जो पतली सी स्ट्रिंग होती है ना, वो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करती है, उसकी वाइब्रेशन ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होती है। ठीक है, तो वो थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, तो उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, लो होगा। क्लियर। जब किसी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन हो रही है तो कितनी ऊंचाई पर हो रही है, कितना वो ऊपर जा रहा है, कितना वो नीचे आ रहा है, वो उसका क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन वाइब्रेशन। ओके, ये आपको याद रखना है, अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन वाइब्रेशन। ओके, इसकी SI यूनिट क्या होती है, उसकी SI यूनिट क्या थी, हर्ट्ज थी फ्रीक्वेंसी की, और एम्पलीट्यूड की SI यूनिट क्या है, डेसिबल है। आगे का D स्मॉल और पीछे का B कैपिटल। क्लियर, उसमें आगे का H कैपिटल और पीछे का Z स्मॉल था, इसमें उल्टा है, आगे का D स्मॉल और पीछे का B कैपिटल। क्लियर। फिर उसके बाद जो लाउडनेस है, जो मेरी लाउडनेस है वो किसके साथ इंटरकनेक्टेड है, एम्पलीट्यूड के साथ। जो मेरी लाउडनेस है ना वो किसके इजिकल टू है, एम्पलीट्यूड के। यदि एम्पलीट्यूड, वो लाउडनेस इजिकल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। ठीक है, यदि मेरी एम्पलीट्यूड आया है 3 तो उसका जो लाउडनेस होगा 3 का स्क्वायर, मतलब 3 × 3 9 आ जाएगा, उसकी लाउडनेस कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। यदि एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो लाउडनेस भी ज्यादा होगी, एम्पलीट्यूड कम होगा तो लाउडनेस भी कम होगी। और लाउडनेस कैलकुलेट करने के लिए एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर करते हैं, मेरे पास एम्पलीट्यूड आ गया तो मैं उसकी लाउडनेस को निकाल सकती हूँ, कितना वो लाउड है, कितनी वो उसकी आवाज है। क्लियर। नाउ अब हम इसमें डिस्कस करेंगे लाउडनेस चार्ट को, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं तब कितने डीबी की आवाज आती है, तब कितना डीबी होता है। ठीक है, जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं तो 10 डीबी होता है, मतलब 10 डेसिबल होता है। तो
उसकी लाउडनेस कितनी है 10 डेसिबल। जब हम सॉफ्ट विस्पर कर रहे हैं मतलब आराम से धीरे धीरे बात कर रहे हैं, घुस-घुस कर रहे हैं, तो उसकी लाउडनेस कितनी होगी 30 dB होती है। क्लियर। फिर यदि हम नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अपने वोकल कोड से आवाज निकाल के नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं आपस में, तो उसकी क्या होती है लाउडनेस 60 dB होती है। क्लियर। यदि हम बिजी ट्रैफिक में खड़े हैं, वहां पे बहुत सारे हॉर्न है, बहुत सारी नॉइज है, तो वहां पे कितनी लाउडनेस होगी 70 dB की। क्लियर। फिर यदि हम एवरेज फैक्ट्री में आपको पता है मशीन चल रही होती है, मशीन से कितनी आवाज होती है, तो वहां पे कितनी लाउडनेस होती है, कितना नॉइज होता है 80 dB का। क्लियर। फिर वो इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, यदि 80 dB से अबव आवाज होगी, अबव नॉइज होगी, तो हमारे लिए बहुत पेनफुल होगा, हमारे ईयर ड्रम उसको नहीं सफर कर पाएगा। कई बार तो हमें इतनी ऊंची आवाज से क्या हो जाता है, ब्लीडिंग भी होनी शुरू हो जाती है। क्लियर। तो अबव 80 dB नॉइज बिकम्स पेनफुल। क्लियर। यहाँ पे आपको यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो गया। उसके बाद हमने अब डिफरेंस करना है किसके बीच में, एम्पलीट्यूड के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या डिफरेंस है हमने पूरा डिस्कस कर लिया। आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, स्पीड से रिलेटेड है, कितनी स्पीड में वो आगे पीछे होता है, मतलब पर सेकंड में वो कितना आगे पीछे हो रहा है, मतलब स्पीड की ही बात हो रही है ना, उसमें हम वो स्पीड से रिलेटेड है क्या, फ्रीक्वेंसी। पर जो मेरा एम्पलीट्यूड है वो किससे रिलेटेड है, कितनी हाइट में वो ऊपर नीचे जा रहा है, कितनी ऊंचाई से वो ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है। वो स्पीड से रिलेटेड नहीं है, वो कितनी ऊपर नीचे, कितनी ऊंचाई से वो ऊपर नीचे जा रहा है, कितनी ऊंचाई से वाइब्रेशन हो रही है, वो उससे रिलेटेड है। क्लियर। फिर जो एम्पलीट्यूड होता है वो किसकी इक्वल टू है, लाउडनेस की इक्वल टू है, ठीक है। जितना एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा लाउडनेस होगी। आपको पता है एम्पलीट्यूड इक्वल टू लाउडनेस, मतलब एम्पलीट्यूड जितना आता है उसका होल स्क्वायर करें तो वो लाउडनेस आ जाती है उसकी, ठीक है। जितना एम्पलीट्यूड होगा उतना ही लाउडनेस होगी, जितना एम्पलीट्यूड कम होगा उतनी लाउडनेस कम होगी। क्लियर। फिर जो फ्रीक्वेंसी है वो किससे रिलेटेड है, पिच से रिलेटेड है। अब यहाँ पे पिच समझोगे आप क्या होता है। आपने देखा होगा जो वुमेन्स की आवाज होती है, उनकी जो पिच होती है वो बहुत बारीक होती है, ठीक है, बहुत पतली होती है। पर जो मैन की आवाज होती है उनकी जो पिच होती है वो कैसी होती है, वो बारीक पिच, मतलब आवाज आपकी कैसे बारीक है या मोटी है, उसकी पिच कैसी है, ठीक है। तो जो वुमेन्स की होती है वो बहुत बारीक होती है, पर मैन की जो होती है वो बहुत मोटी होती है। इस जो फ्रीक्वेंसी और पिच आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। यदि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच भी ज्यादा होगी, यदि फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी कम होगी। अब फ्रीक्वेंसी जो वुमेन में या पियानो में या बर्ड्स में आवाज सुनी है ना इनकी, तो ये उनकी पिच क्या है, बहुत हाई होती है, मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी हाई है तो इनकी पिच भी हाई होगी, क्योंकि इनकी आवाज क्या है, बहुत बारीक होती है, पतली आवाज होती है। इसकी वजह से इनकी पिच क्या हाई है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी हाई है, फ्रीक्वेंसी की हाई की वजह से इनकी पिच भी हाई है, ठीक है। फिर जैसे लायन है वैसे कैसे गड़गड़ाता है लायन, ठीक है। और जो मैन होते हैं उनकी आवाज कैसी होती है, मोटी होती है। फिर उसके बाद ड्रम है, ड्रम की आवाज कितनी मोटी, तो ये क्या है, इनकी पिच भी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी कम है तो इनकी पिच भी क्या होगी, कम होगी। देखो इधर मैंने वही लिखा है, एम्पलीट्यूड ए को मैंने एम्पलीट्यूड बोला है, एम्पलीट्यूड हाई है तो लाउडनेस भी हाई होगी, एम्पलीट्यूड कम है तो लाउडनेस भी कम होगी। फिर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच भी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी कम होगी। पिच कम करने के लिए पिच ज्यादा किसकी होती है, बर्ड की, वुमेन की और पियानो की, और जो पिच कम किसकी है, लायन की, मैन की और ड्रम की। क्लियर। ये मेरा टॉपिक था एम्पलीट्यूड से रिलेटेड, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और ऑस्किलेटरी से रिलेटेड।